Hello students of BSc Part Second. Here I am Dr. Raksha मिश्रा. आज मैं जो आपका टॉपिक ले रही हूँ वो आप बहुत फेमिलियर हैं उससे, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में भी मैं उसी टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रही हूँ और आज भी वही टॉपिक अपन 3rd लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे. नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकोटिलेडन स्टेम. अब पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर उसका थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि अपन ने नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्टीलर रीजन क्या होता है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या होता है. और ये नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो 2 तरह से होती है. पहले होती है ग्रोथ इन स्टीलर रीजन और फिर होती है ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन. तो स्टीलर रीजन तो जो पैरासाइकिल के अंदर पित्त तक का जो पोर्शन होता है वो स्टीलर रीजन कहलाता है, जिसके अंदर जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम पाए जाते हैं. और ये जनरली जो है हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जिन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइन, कोलेटरल एंड ओपन मीन्स कैम्बियम प्रेजेंट है, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. अब एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन वो होता है जो एंडोडर्मिस से ऊपर की तरफ, अगर बाहर की तरफ चले तो एंडोडर्मिस से लेके एपिडर्मिस तक का जो रीजन होता है इंक्लूडिंग द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन. तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था ग्रोथ इन स्टीलर रीजन मीन्स द्वितीयक वृद्धि, जिसमें जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं. और अब हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स के अंदर या एपिडर्मिस में क्या बदलाव आते हैं और क्या ग्रोथ होती है, उसको एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कहेंगे. तो जो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि स्टीलर रीजन में जब रेगुलर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो कैम्बियम बाहर की तरफ टुवर्ड्स दी पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस वो फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है. और सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा बनने के कारण, बार बार बनने के कारण कॉर्टेक्स में और एपिडर्मिस पे, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस पे दबाव बनता है और इनकी जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके धीरे धीरे ये नष्ट होने लगती हैं. और इनकी जो तनाव भी बढ़ जाता है इसके अंदर, जब ये नष्ट होने लगती है तो इनमें तनाव भी बढ़ जाता है. और अधिचर्म के भीतर वाले भागों की सुरक्षा के लिए एक नया संरक्षी उत्तक परित्वक, जिसे पेरिडर्म कहते हैं, का परिवर्तन हो जाता है. अब हम ये पढ़ेंगे कि जो परित्वक होता है मीन्स पेरिडर्म जो होता है ये कैसे बनता है. रंभीय क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों अधस्त्वचा, कौन कौन से क्षेत्र हैं रंभीय क्षेत्र के बाहर? एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस की, कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और अधस्त्वचा या वल्कुट की कुछ बाह्य कोशिकाएं सक्रिय विभाजन करने लगती हैं और द्वितीयक पार्श्व सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बनाती हैं. ये मेरिस्टेमेटिक होकर के सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बनाती है. इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कॉर्क एधा, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहते हैं. कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा अपने बाहर तथा अंदर की ओर नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं. मीन्स आपको समझ आ गया होगा सारा कि वल्कुट की और अधस्त्वचा की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ बाह्य कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, सक्रिय विभाजन करके और द्वितीय लेटरल, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बनाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं. और ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं ये कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन, इनको कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहते हैं. और ये जो कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन जो होते हैं ये अपने बाहर तथा अंदर की ओर नई कोशिकाएं, पेरिक्लिनल डिवीजन से अंदर की ओर और नई कोशिकाएं और बाहर की ओर नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं. जो कॉर्क कैम्बियम के बाहर की ओर जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें काग या कॉर्क कहते हैं. और अंदर की ओर जो मध्यतुकीय कोशिकाएं बनती हैं परिवर्धन द्वारा उसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं या वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं. कॉर्क एधा के द्वारा निर्मित ऊतकों
मीन्स कॉर्क व द्वितीयक वल्कुट को सम्मिलित रूप से पैराडर्म कहते हैं। मीन्स कॉर्क कैम्बियम जो बना, फैलोजन जो बना, इसने बाहर की तरफ कॉर्क या फैलम और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया और इसको ऑल टुगेदर पैराडर्म कहते हैं। तो इस तरह से पैराडर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैराडर्म। जो पैराडर्म है ये 3 ऊतकों से बना हुआ होता है। सबसे पहले फैलोजन, जो कि मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया था कि ये कुछ बाह्य कोशिकाएं वल्कुट की और अधस त्वचा की जो बाह्य कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय होकर विभाजन करने लगती हैं और मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं। लिटरल मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी लिटरल मेरिस्टेम बनाती हैं और ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को, और इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहते हैं। तो इसमें फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम। और नेक्स्ट है फैलम, काग, फैलम या कॉर्क, काग स्तर। थर्ड है काग स्तर, फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब सबसे पहले हम लेंगे फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम। यह द्वितीयक पार्श्व विभेदक होता है, मीन्स सेकेंडरी लिटरल मेरिस्टेम होती है। यह जीवित स्थायी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज द्वारा वल्कुट की कोशिकाओं के पुनः विभेदक की हो जाने से बनता है। मीन्स दोबारा again they become meristematic. Parenchymatous tissues again, parenchymatous tissues of the cortex again become the meristematic and it is known as phalogen or cork cambium. कॉर्क एधा में केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कॉर्क एधा की जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली होती है। कोशिका भित्ति युक्त होती है, भित्ति भी होती है इसमें, जीवित होते हैं, आयताकार होती हैं, सक्रिय तथा अंतरकोशिकीय स्थल रहित, मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ये अपने दोनों ओर अर्थात अंदर और बाहर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और प्रत्येक कोशिका के विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से एक मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है और दूसरी कोशिका से स्थायी ऊतक बनते हैं। बाहर की और अधिक मात्रा में कॉर्क कैम्बियम मोटी, मृत, सुबेरिनाइज्ड या सुबेरिन युक्त सुरक्षात्मक परत निर्मित करता है जिसे कॉर्क कहते हैं, और भीतर की तरफ जो बनती है वो पतली जीवित फैलोडर्म की कोशिकाएं बनती हैं। ये आपका फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम के बारे में है। नेक्स्ट है फैलम और कॉर्क। यह कोशिकाएं जो फैलम होती हैं, यह कोशिकाएं फैलोजन द्वारा बाहर की ओर निर्मित होती हैं। मैंने बताया था फैलोजन और या कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। और जब ये फैलोजन के अंदर डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, तो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें फैलम कहते हैं, फैलम या कॉर्क कहते हैं। कॉर्क की कोशिकाएं बहुत कंडेंस्ड होती हैं, सघन होती हैं, सहन तो कॉम्पैक्ट रूप में व्यवस्थित रहती हैं और ये मैच्योर होने पे इनका जो जीवद्रव्य होता है वो समाप्त हो जाता है और ये मृत हो जाती हैं। इनमें वायु या रंगीन पदार्थ भी भरे होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। शुरू में इनकी कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है, परंतु मैच्योर होते समय इनकी भित्तियों पर सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है और सुबेरिनाइज्ड हो जाती हैं। इस कारण ये कोशिकाएं जल और गैस के विनिमय के लिए अपारगम्य बन जाती हैं। यह विद्युत रोधी भी होती हैं और इसलिए यह पादप के लिए एक उत्तम तथा उपयोगी संरक्षण परत के रूप में कार्य करती है। इन कोशिकाओं के मध्य बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। इन गुहिकाओं में, इन छोटे छोटे छिद्र में रेजिन या वायु की उपस्थिति भी देखी गई है। अगर हम बिजनेस की दृष्टि से देखें तो कॉर्क हल्का और जल के लिए अपारगम्य तथा विद्युत रोधी भी होता है, अतः इसलिए इनको बोतलों के ढक्कनों व अन्य उपयोगों के लिए उत्तम पदार्थ माना जाता है। कभी कभी काग की कुछ कोशिकाएं सुबेरिन युक्त नहीं होती। कभी कभी जो कॉर्क की कुछ जो सेल्स होती हैं उनमें सुबेरिन का वो नहीं होता, सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है।
इन्हें फेलॉइड्स भी कहते हैं। जिनके ऊपर सुबरन का वो नहीं होता उसको फेलॉइड्स कहते हैं। बेटुला, जिसे हम हिंदी में भोजपत्र कहते हैं, उसमें जो कॉर्क होता है वो सुबरन उसमें सुबरन नहीं भी होता, मीन सुबरन रहित भी होता है, और सुबरन युक्त कोशिकाएं दोनों, मीन सुबरनाइज्ड एंड सुबरन विदाउट सुबरन की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑल्टरनेट परत में पाई जाती हैं। और इस कारण से इस वृक्ष में, मीन्स भोजपत्र में, जो कॉर्क है वो कागज के समान पतले और छिलकों पील्स के रूप में होता है, पाया जाता है। और कुछ पौधों के जो कॉर्क है उसमें क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं, स्क्लेराइड्स के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। काक कोशिकाओं में ज़्यादातर वायु भरी रहती है, इस कारण से ये बहुत हल्के होते हैं और जल में तैरते भी हैं। ये हमने पढ़ा फैलम और कॉर्क या काक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे काकस्तर या फैलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बारे में। हमने देखा था कि फैलोजन के अंदर जब डिवीजन होता है, पैराक्लाइनल डिवीजन, तो बाहर की तरफ तो कॉर्क की कोशिकाएं बनती हैं और जो अंदर कोशिकाएं बनती हैं वो फैलोडर्म होती है या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती हैं। तो अब हम वही फैलोडर्म के बारे में पढ़ेंगे। जब फैलोजन के द्वारा अंदर की ओर निर्मित जो कोशिकाएं बनती हैं या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है वो पतली भित्ति युक्त होता है, जीवित होता है, और ये पंक्तियों में विन्यासित कोशिकाएं ही होती हैं और इन्हें हम फैलोडर्म कहते हैं। इनकी संख्या कॉर्क की अपेक्षाकृत कम होती है। ये प्राथमिक वलकुट की कोशिकाओं से जुड़ती जाती हैं। ये कोशिकाएं जो फैलोडर्म की जो या सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं ये स्टोरेज का भी काम करती हैं, संचयी उत्तक के रूप में कार्य करती हैं, और कुछ जातियों में इनकी कोशिकाओं में हरित लवक भी या मांड के रूप में उपस्थित होता है। हरित लवक भी प्रेजेंट होता है, मांड भी उपस्थित होता है। तो ये सब आपका फैलोडर्म के बारे में है। तो ऑल ओवर फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम विच मेक्स द फैलम और कॉर्क टुवर्ड्स द एपिडर्मिस और आउटसाइड द stellar region, outside the stellar region, out towards the epidermis is, and towards the inner side it forms the secondary cortex. Altogether this is called periderm. एक वूंड पेरिडर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जब किसी पादप के अंदर कोई क्षति हो जाती है या कोई लग जाती है या कोई नुकसान हो जाता है तब उस स्थान की कोशिकाएं सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए फैलोजन का निर्माण करती हैं। इस फैलोजन की उत्पत्ति, वृद्धि तथा कोशिकीय संरचना प्राकृतिक रूप से पादप में बनने वाली फैलोजन के समान ही होती है, किंतु ये सिर्फ क्षति वाले स्थानों पर ही बनती है। अब हम लेंगे लैंटिसेल्स के बारे में। ये छाल पर छोटे छोटे अंडाकार लेंस की आकृति के उभरे हुए क्षेत्र होते हैं। जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसके ऊपर ये छोटे छोटे लेंस की आकृति के उभरे हुए क्षेत्र पाए जाते हैं। द्वितीयक वृद्धि के बाद कॉर्क कैम्बियम बनता है तथा वह बाहर की और मोटी सुबेरिन युक्त मृत कॉर्क की कोशिकाओं में से बनता है जो हवा, पानी, अम्ल आदि के लिए अपारगम्य होता है। यह भी हम पढ़ के भी चुके हैं कि जो कॉर्क होता है ये पानी और हवा के लिए या अम्ल के लिए अपारगम्य होता है। ऐसी स्थिति में पादप को कुछ स्थानों पर ऐसी कोशिकाओं का भी निर्माण करना पड़ता है जहाँ से हवा या पानी का बाहरी व पादप के अंदर के वातावरण से आसानी से आदान प्रदान हो सके, और यही इन्हीं कोशिकाओं को लैंटिसेल्स या वातरंग कहते हैं। ये ज़्यादातर वातरंग स्टोमा रंगों के समूह ग्रुप्स या ग्रुप्स ऑफ स्टोमेटा के नीचे बनते हैं। परिचम में जिस स्थान पर वातरंग बनते हैं उस स्थान पर कागजन की कोशिकाएं विभिन्न तलों में विभाजित होती हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक गोल अंडाकार व अनियमित कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी कहा जाता है।
इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस पाई जाती है और जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है एक प्रकार का दबाव बाह्य त्वचा पर पड़ता है तो वो टूट जाती है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से बाह्य त्वचा में दबाव बढ़ जाता है जिसके कारण बाह्य त्वचा टूट जाती है और वात रंग का उत्तक बाह्य वातावरण के संपर्क में आ जाता है। तो लेंटिसेल्स कैसे बाहर के संपर्क में आए ये आपको बता दिया है। ये लेंटिसेल्स के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे बार्क के बारे में। संवहन कैम्बियम हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टीलर रीजन में वेस्कुलर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। और उस संवहन कैम्बियम से बाहर की ओर स्थित सभी उत्तक, बाहर की ओर स्थित मीन्स अंदर की ओर तो जाइलम है और बाहर की ओर फ्लोएम है और फ्लोएम के बाहर पेरिडर्म है, पेरिडर्म के बाहर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के पास कॉर्टेक्स है। तो वो मीन्स फ्लोएम से लेके एपिडर्मिस तक जितने भी उत्तक का सामूहिक रूप से उन्हें बार्क कहा जाता है। अतः छाल या हिंदी में छालवल्क भी कहते हैं। छालवल्क में द्वितीयक फ्लोएम, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा बार्क के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? द्वितीयक फ्लोएम, कॉर्टेक्स, परिचर्म की परतें सम्मिलित होती हैं। रम बाह्य क्षेत्र में कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से निर्मित कॉर्क कोशिकाएं सोबेरिन युक्त एवं मृत होती हैं। अतः ये कोशिकाएं कॉर्क से बाहर की ओर स्थित सभी उत्तकों को जल एवं अन्य पोषक पदार्थों की सप्लाई करता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सप्लाई रोक देती है क्योंकि ये डेड होती हैं जिसके कारण कॉर्क से बाहर के सभी उत्तक मर जाते हैं और ये बार्क या छालवल्क बनाते हैं। विभिन्न पौधों में छालवल्क की मोटाई अलग अलग होती है। कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से जैसे जैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स वो कॉर्क की परतें बनती जाती हैं वैसे वैसे छालवल्क की मोटाई भी बढ़ती रहती है। और वृक्षों से अगर छालवल्क को हटा देने पर चूंकि फ्लोएम भी अलग हो जाता है इसमें कार्बनिक पदार्थों का चालन रुक जाता है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है जिस कारण से वृक्ष की मृत्यु हो जाती है। तो प्राचीन काल में विशालकाय जो वृक्षों को नष्ट करने के लिए छालवल्क को काट देने की एक प्रथा थी। बहुत सामान्य रूप से वो उसकी छालवल्क को काट देते थे जिसके कारण जो है फ्लोएम भी अलग हो जाता था और जल का और ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण वृक्ष की मृत्यु हो जाती थी। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल लें पाइनस और बेटुला मीन्स भोजपत्र। इनके अंदर कुछ वृक्षों में बेटुला और इन कुछ वृक्षों में कॉर्क कैम्बियम की जो प्रथम परत बाह्य त्वचा में विकसित होती है। कॉर्क व द्वितीयक कॉर्टेक्स के बनने पे बाह्य त्वचा को जल व भोजन की सप्लाई रोक देती है अतः भारी परतें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिर जाती है। इस प्रकार के बार्क को स्केली बार्क कहा जाता है। और इसके अगर हम ऑपोजिट लें तो क्लेमेटिक्स के अंदर अगर हम देखें एग्जाम्पल है क्लेमेटिक्स, उनमें कॉर्क कैम्बियम एक संपूर्ण वलय के रूप में विकसित होती है, कंप्लीट रिंग में विकसित होती है और इसलिए इन पौधों में छालवल्क एक पतले वलय के रूप में बनती है। इस प्रकार की जो बनी छालवल्क मीन्स बार्क जो होती है उसे रिंग बार्क, क्योंकि वो कंप्लीट रिंग में है इसलिए उसे रिंग बार्क भी कहा जाता है। ये आपको बार्क के बारे में बताया सारा। और अब अपना जो टॉपिक है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।